ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा, अब मैं किसी के साथ लिंक करूँगा, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को लिंक करूँगा टेक्निकल कोड्स के साथ, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा आपके साथ सारे टेक्निकल कोड्स को आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करूँ, और फिर मैं आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी करूँ कि हाउ टू डेवलप मीनिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 टेक्निकल कोड इज कैमरा शॉट्स, angle, movement and composition। ठीक है, हर शॉट के अपना रीजनिंग है, अपनी मीनिंग है और अपना कॉज है, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं आपको, वन बाय वन इसको लेके चलते हैं। अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूं आपसे, तो हमारे पास क्या बात समझ में आती है, हमें बहुत ही सिंपल सी बात समझ में आती है। शॉर्ट्स के अंदर हमारे पास लेट्स सपोज पहले आ गया एस्टैब्लिशिंग शॉट। अब एस्टैब्लिशिंग शॉट से आप लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सही है। आप ठीक है, अब एस्टैब्लिशिंग शॉट के अंदर होता क्या है, आपको बहुत सारे मीनिंग क्रिएट होते हैं कि वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट, सही है। मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक डाउनटाउन अबे करवाया था। डाउनटाउन अबे के अंदर आपने देखा होगा लॉन्ग शर्ट की शॉट के अंदर उनको पूरा मेंशन डिफाइन हो रहा था। मेंशन से क्या डिफाइन हो रहा है, क्लास डिफाइन हो रही है, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट्स बहुत बड़ी मीनिंग, ये एस्टैब्लिशिंग शॉट जो होता है वो बहुत बड़ी मीनिंग क्रिएट कर लेता है, ठीक है। लेट्स सपोज एक ड्रामा के नैरेटिव के अंदर आप देखते हो कि कई मरतबा जो जब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है, अब देखना मेरी बात है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होने से पहले एक साउंड ब्रिज क्रिएट किया जाता है, किसके साथ, एस्टैब्लिशिंग शॉट के साथ। यानी कि एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग शॉट को बताया जाता है कि ये बात यहाँ पर ये दो लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली दे यूज टू कनेक्ट दैट दोज टू शॉट्स विद एस्टैब्लिशिंग शॉट, अनदर मिड शॉट, क्लोज अप और एनी अदर शॉट, and they used to develop the meaning like this that they are talking about this place। यानी कि वो आपके साथ एक्चुअली उस इशू को, उस इवेंट के साथ, उस प्लेस के साथ डिस्कस करना चाह रहा है डायरेक्टर, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग शॉट के बाद हमारे पास मास्टर शॉट होता है, यानी कि पूरे सिचुएशन को शो करने के लिए। मास्टर के अंदर आप पूरी जो कन्वर्सेशन चल रही है, जितने कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, आप सबको मेंशन करते हो अपने साथ, ठीक है। मास्टर शॉट के बाद आप आते हो क्लोजअप की तरफ। ये क्लोजअप के अंदर आप कैरेक्टर को दिखाना चाह रहे होते कि कौन कैरेक्टर क्या बात कर रहा है, ठीक है। क्लोजअप के बाद आपका आता है मिड शॉट, ये तो वेरिएशन में आते हैं, ठीक है। नॉर्मली कंटिन्यूटी एडिटिंग यूज़ हो रही होती है, तो उसके अंदर आप ये शॉट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो डिफरेंट यूजेस के बेसिस के ऊपर। फिर आ गया लॉन्ग शॉट, मूवमेंट दिखानी है, कैरेक्टर की मूवमेंट दिखानी है, आप लॉन्ग शॉट की तरफ जाओगे या मिड की तरफ जाओगे। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को हाईलाइट करना है तो आप क्लोजअप की तरफ जाओगे, आप उसका एक्सप्रेशन ले रहे हो। लेट्स सपोज क्लोजअप को अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, इट्स जस्ट लाइक एन एडवर्ब, ठीक है। लेट्स सपोज ही स्लीपिंग क्वाइटली, ठीक है। क्वाइटली का मतलब क्या है कि वो आप उस चीज़ को एडवर्ब, उस सिचुएशन के हवाले से इन्फेसाइज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्लोजअप को आप तब यूज़ करते हो, क्लोजअप इज जस्ट लाइक एन एडवर्ब इन मीडिया टेक्स्ट, यानी कि टेक्निकल कोड में आप किसको कह सकते हो, जस्ट लाइक एडवर्ब जो एक सिचुएशन को डिफाइन कर रहा होता है कि यार ये चीज़ तो हो रही है लेकिन इसका एक्सप्रेशन ये है इस हवाले से, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, मिज़न सीन कोड को इनकॉर्पोरेट आप क्लोजअप के थ्रू करते हो। लॉन्ग शॉट मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हो। फिर आप आते हो वाइड की तरफ, ठीक है। वाइड शॉट के बाद आप टू शॉट यूज़ कर सकते हो। सर मिड शॉट क्या होता है? मिड शॉट आपकी वेस्ट लाइन तक कवर अप होता है। मिड शॉट की रीजनिंग ये होती है कि जिसके अंदर आप नॉर्मल रेगुलर कॉन्वर्जेशन मेंशन शो कर रहे होते हो। आप सिचुएशन वेरी कर सकती है। हैंड मूवमेंट दिखाने के लिए भी आप मिड शॉट यूज करते हो? हाँ, हैंड मूवमेंट के लिए भी आप मिड शॉट यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा ना सिचुएशन पे वेरी करेगा थोड़ा सा। मैं अभी आपसे जो बातें कर रहा हूँ ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक आइडिया क्रिएट करा रहा हूँ कि यार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। फिर आ गया टू शॉट,
कभी कभी आप पूरे कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए टू शॉट भी यूज़ कर रहे होते हो, या एरियल मास्टर। कभी आप देखो, जब आपने ना एक्चुअली जब आपने स्विचिंग करनी होती है, जब आप कंटिन्यूटी एडिटिंग कर रहे होते हो, तो आपने वेरिएशन ऑफ शॉट्स को यूज़ करना होता है, ठीक है। लेट सपोज टू शॉट और मास्टर शॉट एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है मिड और क्लोजअप भी एक पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। फिर मैं अगर आगे आपसे बात करता हूँ तो इसमें आप एरियल शॉट की बात भी कर सकते हो। एरियल शॉट एक आपको बर्ड आई व्यू क्रिएट करने के लिए होता है कि एक चीज़ का एक स्नैप शॉट आ जाए कि यार ये चीज़ यहाँ पर हुई थी। अच्छा, कभी कभी एरियल शॉट जो होता है वो एस्टैब्लिशिंग शॉट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, सही है। लेट्स से बर्ड आई की व्यू की तरह आपने दिखा दिया ये चीज़ और फिर आपने आगे बढ़ गए, ठीक है। फिर हमारे पास कैमरा के अंदर दूसरी चीज़ जो आती है हमारे पास, वो आती है एंगल्स, ठीक है। एंगल में क्या चीज़ होती है बॉस? एंगल इज़ मोर अबाउट, आपने हाई एंगल की बात कर ली किसी चीज़ को इन्फीरियर दिखाने के लिए, तो बहुत सिंपल सा सबको पता होगा। लो एंगल सुपीरियर दिखाने के लिए होता है किसी को, किसी भी चीज़ को आप नीचे से ऊपर देखोगे वो आपके आ जाएगा, सही है। इस पर सेंटर्ड एंगल होता है। सेंटर्ड एंगल की बहुत सारी कनोटेशंस आ सकती हैं। अब वो थोड़ा सा सिचुएशन टू सिचुएशन भी वेरी करता है, ठीक है, कि सेंटर्ड एंगल को आप क्यों यूज़ कर रहे हो, कि आप क्या व्यू क्रिएट कराना चाह रहे हो, ठीक है। कभी कभार आप सेंटर्ड एंगल जो है आप उसके लिए भी यूज़ करते हो, इसके लिए किसी चीज़ का कोई स्पाई कैम दिखा रहे हो आप, ठीक है, स्पाई कैम दिखा रहे हो या CCTV दिखा रहे हो, तो आप उसके अंदर आप सेंटर्ड एंगल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी डिपेंड करता है कि डायरेक्टर का मीनिंग क्या है, वो कॉनोटेशन क्या क्रिएट कर रहा है चीज़ों के हवाले से, ठीक है जी। एंगल के बाद हम बात करते हैं मूवमेंट के हवाले से। तो कैमरे की मूवमेंट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कब समटाइम अब इसी मूवमेंट के थ्रू आप जो होते हो 180 डिग्री को शिफ्ट भी कर लेते हो, 180 डिग्री को शिफ्ट भी आप कर सकते हो मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे हमारे पास पैन होती है, पैन इज़ एन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। आपने इन्फेसाइज करना है, कभी कभी आपने एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर इन्फेसाइज करना है, मूवमेंट दिखानी है कैरेक्टर की, आप पैनिंग यूज़ करोगे, ठीक है। टिल्ट होता है, टिल्ट स्टैंड फॉर वर्टिकल मूवमेंट होती है टिल्ट, ठीक है। कभी कभी आप एस्टैब्लिशिंग शॉट में भी आप टिल्ट यूज़ करते हो, ठीक है। कभी कभी आप पैन और टिल्ट एक साथ यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। कभी कभी आप तीन मूवमेंट एक साथ यूज़ करते हो, पैन, टिल्ट और फोकस शिफ्ट, सही है। आप तीनों मूवमेंट भी एक साथ कर सकते हो, आप उसके लिए लेकिन आपको DP स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपका पैन टिल्ट हो गया, फिर आपका ट्रैक मूवमेंट हो गया। कैलकुलेटेड मूवमेंट अगर आपने दिखानी है किसी चीज़ की, ट्रैक मूवमेंट आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। फिर आपका ट्रैक एंड डॉली भी एक साथ ही फॉर्मेशन में होता है, डॉली मूवमेंट होती है, ट्रैक जैसी मूवमेंट आप समझ लो, ठीक है। ट्रैक, डॉली हो गया, फिर आ गया क्रेन मूवमेंट हो गया, ठीक है। जैसे आपने कभी डायगनल मूवमेंट दिखानी है कि कैरेक्टर्स में, तो आप क्रेन को यूज़ करते हो, ठीक है। हैंड हेल्ड हो गया, हैंड हेल्ड का मतलब है कभी कभी आपने वो दिखाना है, कोई कन्फ्यूजन दिखानी है, कोई प्रेशर दिखाना है, तो आप हैंड हेल्ड की तरफ जाते हो। नॉर्मली जंप कट्स के लिए आप हैंड हेल्ड यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। फिर आपका जूम, रिवर्स जूम, ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। जूम का मतलब है कैरेक्टर की तरफ कैमरे का इन होना, और रिवर्स जूम का होता है मतलब होता है वापस आना। जूम एंड रिवर्स जूम, यानी कि कैमरा इन हो रहा है और कैमरा बाहर आ रहा है, ठीक है। तो किसी कैरेक्टर के ऊपर लेट्स सपोज कोई फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर आपने एम्फेसाइज करना है, तो आप जूम की तरफ जाएंगे, सही है। रिवर्स जूम भी यूज़ होता है, लेकिन आपको क्या लेट्स सपोज कोई चीज़ रिवील करनी है, आपने रिवील करने की कॉनोटेशन यूज़ करनी है, भाई डायरेक्टर ने दिखाना है कि ये लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, तो फिर आप रिवर्स जूम को यूज़ करते हो, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं कॉम्पोजिशन की तरफ। कैमरा कॉम्पोजिशन के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टर्म्स याद कर लीजिएगा। कैमरा कॉम्पोजिशंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कैमरा कॉम्पोजिशंस किस तरीके से यूटिलाइज होती हैं। कॉम्पोजिशंस का मतलब क्या होता है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं, जो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कभी ये तमाम चीज़ें नैरेटिव के साथ लिंक होती हैं कि नैरेटिव किस हिसाब से चल रहा है। सबसे पहले चीज़ होती है फ्रेमिंग, ठीक है।
फ्रेम कैसे आप बिल्ड कर रहे हो चीज़ों का, फ्रेम क्या है, अब आप उस फ्रेम में किस चीज़ का ख्याल रख रहे हो, ठीक है, आप फ्रेम में क्या दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रूल ऑफ थर्ड होता है। रूल ऑफ थर्ड का मतलब है लेट्स सपोज कि आपके एक साइड के ऊपर कैमरा है, लेट्स सपोज आपका जो है कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है, और दूसरी साइड आपकी खाली है, ठीक है, यानी कि रूल ऑफ थर्ड को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड की बात होती है। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब है कि आपके कैरेक्टर के बैकग्राउंड में कितनी जगह खाली है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड में कुछ एक्शन भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है। लेट्स सपोज कभी कभी आप क्या करते हो, आप इवेंट को रिवील करने के लिए आप डेप्थ ऑफ फील्ड डेवलप करते हो। लेट्स सपोज फेस्टिवल का शॉट है, सही है, फेस्टिवल का शॉट के अंदर आप क्या करोगे, फेस्टिवल के शॉट के अंदर पीछे इवेंट चल रहा है और सामने आपने कैरेक्टर पर आपने फोकस किया हुआ, तो ये भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक होता है डीप फोकस, यानी कि डीप फोकस का मतलब है कि आपके बैकग्राउंड में हर चीज़ फोकस में, ठीक है। फिर होता है आपका शैलो फोकस, जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है फोकस में है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डी फोकस है, जिसको हम अपर्चर की वैल्यू डाउन करके कर सकते हैं। अपर्चर की वैल्यू कम कर देते हैं तो आपका शैलो फोकस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फोकस पुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब किसी चीज़ पे कैरेक्टर पे एम्फेसाइज करना हो कि यार इस बंदे ने बात कर ली, इस दूसरा बंदा जो है बात कर रहा है, ठीक है। फोकस पुल्स, सही है, फोकस पुल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो वो फोकस पुल से होता है ये कि आप डिफाइन कर देते हो यार ये चीज़ ये बंदा कह रहा है, लेट्स सपोज नैरेटिव को आगे बढ़ाने में ये बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सर इनको सिर्फ तभी इंक्लूड करना है ना जब ये रिप्रेजेंटेशन के साथ हो। हाँ, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादातर वही। अच्छा जी, एनी प्रॉब्लम टेल यार? CGI का बता दीजिए। कंप्यूटर, मैं आ रहा हूँ अभी। CGI स्टैंड फॉर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, मैं उस पर अभी आता हूँ। मैं यहाँ तक कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत सिंपल सी बात, देखिए मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं हैंड हेल्ड की बात कर रहा हूँ, सही है, एक्शन में हैंड हेल्ड यूज़ होता है, सही है, एक्शन जॉनर में हैंड हेल्ड यूज़ होता है आपका। इसके अलावा उसमें ये हैंड हेल्ड यूज़ होता है, किसमें हैंड हेल्ड यूज़ होता है, क्या कहते हैं, क्रेन मूवमेंट होती है। क्रेन मूवमेंट जो होती है कभी कभी आपने जो लॉन्ग शॉट ड्रामे में क्रेन मूवमेंट यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूटी एडिटिंग जो आपके ड्रामे में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसके अंदर आपका मिड लॉन्ग मास्टर टू शॉट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कैमरा मूवमेंट जो होती है, क्राइम के अंदर कैमरा मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्राइम जॉनरा जो होता है उसमें कैमरा मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर पैन और टिल्ट बहुत। बेटा कॉमेडी के इज जस्ट लाइक दैट, कॉमेडी में कैमरा स्विचिंग ज़्यादा होती है, लेकिन होता क्या, जो आपका वो जॉनरा होता है कॉमेडी इज़ जस्ट लाइक अगर ड्रामे की तरह शूट होता है तो उसके अंदर वही मास्टर टू शॉट। अच्छा, कॉमेडी के अंदर चूँकि अगर कैरेक्टर्स बढ़ रहे होते हैं तो आप मास्टर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। जैसे आपको अगर यार मैंने आप लोगों को कराया भी था, कौन सा था यार वो, ब्रिटिश एशियन के ऊपर था, कौन सा था यार वो, देसी गाय होता है, ब्रिटिश में आया हुआ होता है, ब्रिटेन में आया हुआ होता है और उसके ऊपर पूरा ड्रामा था वो, बिल्कुल शुरू में मैंने करवाया होगा टेक्सचर एनालिसिस में यार, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिसिटी के अंदर, याद है किसी को? सिटीज़न खान, ठीक है। तो उस सिटीज़न खान के अंदर आप देखोगे तो यही नैरेटिव फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर क्योंकि उसने वो यूज़ किया हुआ है, मल्टीपल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहा है, तो वो लॉन्ग शॉट्स पे ज़्यादा जा रहा है, वो मास्टर शॉट को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, मास्टर या टू शॉट फॉलो करता है। क्योंकि जब उसने दो कैरेक्टर्स के, एक कैरेक्टर ने एक पंच लाइन देनी है, दूसरे कैरेक्टर ने उसको फीडबैक देना है, तो वो उस चीज़ को फॉलो करा रहा है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? यहाँ तक सवाल समझ में आ गया सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक ओके की रिपोर्ट है बॉस? अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा साउंड पर डिस्कस करते हैं। बेया मौजूद हैं? चली गई? बेया आर यू है?
अच्छा जी, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए, साउंड को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बात को क्लियर कर लें अपने पास कि what is meant by dietic sound or non-dietic sound and why we are using it. Dietic sound and non-sound, ऐसा साउंड जो हमारे फ्रेम में नज़र आ रहा हो, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस उस चीज़ की, लाइक फॉली हो गया या कोई सा और साउंड हो गया, कैरेक्टर्स का डायलॉग्स हो गए, ये सारे डायटिक में आते हैं, सही है। और हर वो साउंड जो बैकग्राउंड से आ रहा है वो नॉन डायटिक कहलाएगा। सेम फिनोमेना गोज विद सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। डायटिक को सिंक्रोनस भी कहते हैं और नॉन डायटिक को असिंक्रोनस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, हमने कोई पर्टिकुलर साउंड इफेक्ट्स डाले, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, सही है। कोई साउंड इफेक्ट आ रहा है, साउंड इफेक्ट ऐसे ही आगे, लेट्स सपोज कोई बंदा, लेट्स सपोज साउंड इफेक्ट में दोनों तरह साउंड इफेक्ट दोनों हो सकते हैं, डायटिक भी हो सकते हैं और नॉन डायटिक भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज साउंड इफेक्ट किस चीज़ का, बहुत सिंपल सी बात है, कोई लेट्स सपोज कोई एंट्री के ऊपर किसी कैरेक्टर ने एंटर किया कहीं पे, एंट्री के ऊपर आपने साउंड इफेक्ट डाला तो वो नॉन डायटिक है, ठीक है। आपने अगर साउंड इफेक्ट डाला फायरिंग के ऊपर तो वही साउंड इफेक्ट जो होगा, फायर, कहीं पे फायर हुआ तो आपने ऑटोमेटिक फायर की आवाज़ डाली इफेक्ट के अंदर, तो वो किस में कहलाएगी, वो डायटिक साउंड में कहलाएगा, कंसिडर की जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आती है बात, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं साउंड ब्रिजेस, ठीक है। नॉर्मली साउंड ब्रिजेस डायलॉग के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। एक सीन से दूसरे सीन पे जाने के वक्त जो आप ब्रिज क्रिएट करते हो, साउंड ब्रिज, ठीक है। अब साउंड ब्रिज अगर डायलॉग बेस्ड है, ठीक है, अगर क्या कहते हैं डायलॉग बेस्ड आ रहा है, क्योंकि आपने रिवील कर दिया ना कि कौन बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, डायलॉग बेस्ड है तो वो क्या होगा, डायटिक साउंड का हिस्सा कंसिडर किया जाएगा। ब्रिज यानी कि ऐसी साउंड जो किसी और सीन के ऊपर हो और लेकिन वो उसका ताल्लुक किसी अगले सीन के साथ हो, ठीक है। तो एक्चुअली आपने कनेक्टिविटी दिखाने के लिए, दो सीन्स में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आप साउंड ब्रिज को यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर जो होती है वो नॉर्मली नॉन डायटिक साउंड में कंसिडर की जाती है क्योंकि उसका स्क्रीन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आ गया इसमें साउंड मिक्स हुआ होता है, वही नरेशन जो चल रही होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साउंड का पर्सपेक्टिव भी होता है। लेट्स सपोज कभी कभी आप क्या करते हो कि एक कैरेक्टर है, ठीक है, दो कैरेक्टर्स थे, सही है। एक कैरेक्टर ने पूल में छलांग लगा दी, सही है, डाइव कर दिया पूल में। अब लेट्स सपोज दूसरा कैरेक्टर ने उसको आवाज़ लगाई। अब वो जो आवाज़ थी आपने उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में लिंक कर दी, सही है, इसमें लिंक कर दी पर्सपेक्टिव में, साउंड पर्सपेक्टिव, कि जो बंदा पानी के अंदर था उसको कैसे आवाज़ आएगी, बिल्कुल हल्की सी आएगी, अजीब सी, अंडर वाटर से आवाज़ आती है इंसान को, ठीक है। अंडर वाटर जो आवाज़ आती है वो कैसे आती है कि बिल्कुल अजीब सी आवाज़ आ रही होती है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपने दिस इज़ ऑल अबाउट डायटिक साउंड का पार्ट है, ठीक है। ये भी नरेटिव बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है कि एक नरेशन बिल्ड हो रही होती है, ठीक है। नरेशन बिल्ड होने का मतलब ये होता है कि आप नरेट कर रहे होते हो, यानी कि आप नरेटिव का मतलब ये कि आप किसी स्टोरी को बिल्ड करने के लिए किसी दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव दिखा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साउंड पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिर आपके आ गया साउंड मिक्सिंग आ गया, लेट्स सपोज साउंड मिक्स में फॉली साउंड आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास और क्या होते हैं, हमारे पास बैकग्राउंड स्कोर होते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फिर इंसिडेंटल म्यूज़िक है, कोई इंसिडेंट हो गया, उस इंसिडेंट को फील क्रिएट करने के लिए, ये तमाम वो साउंड्स हैं जिसको हम ट्रैक कहते हैं, साउंड ट्रैक भी कहते हैं, ये नॉन डायटिक साउंड का पार्ट है, सही है। इंसिडेंटल म्यूज़िक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
कोई थीम साउंड हो सकता है, एम्बियंट साउंड हो सकता है। एम्बियंट साउंड डायटेक में आता है, क्यों? क्योंकि आपको लेट सपोज आप किसी फेस्टिवल के अंदर खड़े हुए हो, तो उस फेस्टिवल के अंदर एक एम्बियंट साउंड ऐड ऑन किया जाएगा, आउटडोर का एक साउंड ऐड ऑन किया जाएगा, एक हिज ऐड ऑन की जाएगी, जिससे फील ये होगा कि करेक्टर बाहर खड़ा हुआ है, जबकि ऑडियो तो आपने कहीं और से बाद में ऐड ऑन की थी। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? इंसिडेंटल वापस समझाओ। इंसिडेंट किसी एक्शन के साथ बेटा, यानी कि लेट सपोज एक्शन का मतलब है, लेट सपोज कोई वो हो गया, नॉर्मली जैसा होता है, कोई एक्सीडेंट का साउंड डाल दिया आपने, सही है, कोई एक्सीडेंट का साउंड डाल दिया, कोई सेलिब्रेशन का साउंड डाल दिया इंसिडेंट के साथ, यानी कि साउंड लिंक विद इंसिडेंट। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मिज़न सीन आता है। मिज़न सीन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन की, कि जिस जगह पर आप शूट कर रहे हो उसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें फॉल इन करती हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे अच्छा, ये सारी चीज़ें नैरेटिव में भी काम आएंगी। आपकी लोकेशन, आपका स्टूडियो हो गया कि क्या है, स्टूडियो का लुक क्या है, आपका मेकअप हो गया, ये भी प्रोडक्शन डिज़ाइन का पार्ट है। सही है, मेकअप हो गया, आपका सेट डिज़ाइन हो गया, फिर आपका सेट डिज़ाइन हो गया, फिर आपका कॉस्ट्यूम हो गया। ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ नरेट ज़रूर कर रही होंगी। ठीक है, फिर आपके पास मिज़न सीन में जो अगली चीज़ आती है वो आती है लाइट। लाइट कैसे हुई हुई है, लाइटिंग होती है, लाइटिंग एक अलग चीज़ को नोट कर रही होती है। फिर आपका होता है कलर डिज़ाइन, कलर्स क्या कौन से शो किए जा रहे हैं, वार्म कलर्स हैं, क्या कहते हैं ब्राइट कलर्स हैं। अब जैसे लेट सपोज बहुत सिंपल सी बात है, आपका वो है कॉमेडी जॉनरा है, कॉमेडी जॉनरा के अंदर क्या है, ब्राइट कलर्स होंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा जो शैडोज़, लेट सपोज अगर मैं बात करूँ पीरियड फिल्म्स की, या कोई मैं आपसे कोई ड्रामा की बात करूँ, कभी कभी ड्रामा के अंदर भी, हॉरर के अंदर पर्टिकुलरली वो डीप शैडोज़ होते हैं, शैडोज़ बहुत हैवी शैडोज़ दिए जा रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर फॉल इन करेंगी। ठीक है, इसके अलावा अब अगर मैं बात कर सकता हूँ, ये एक कोर आइडिया हमारे पास सामने नज़र आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो बहुत सारी चीज़ें मिज़ान सीन में, एवरीथिंग ऑन द फ्रेम इज़ अ पार्ट ऑफ मिज़ान सीन। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं एडिटिंग की। ठीक है, एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें, पहले जिस तरह से हमने साउंड में डिस्कस किया था, ठीक है, हमारे पास साउंड के अंदर क्या चीज़ होती है, डायटिक है या नॉन डायटिक है। ठीक है, इसमें हम डिसाइड करते हैं एडिट कंटिन्यूटी है या नॉन कंटिन्यूटी है। सबसे पहले हम इस बात का फ़ैसला करेंगे, और एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है आपके आंसर के अंदर कि आपने क्या ये चीज़ मेंशन की हुई है या ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई। ठीक है, आपने इमेज, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने, एडिटिंग इज़ ऑल अबाउट अ ट्रांजिशन ऑफ इमेज एंड साउंड। ठीक है, इमेज और साउंड को मिलाना, उसको क्रिएट करना, एक नैरेटिव बिल्ड करना एडिटिंग में आता है। तो उसमें आपने कंटिन्यूटी को फॉलो किया हुआ है या नॉन कंटिन्यूटी को फॉलो किया हुआ है, दिस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, फिर आपके पास इसके अंदर इसी चीज़ का ताल्लुक कटिंग के साथ भी होगा। आप लेट सपोज जब आप कटिंग कर रहे हो, कट कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, तो अब उस कटिंग के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर मैं कटिंग की बात करता हूँ तो उसके अंदर पहली चीज़ जो आ जाती है कि एक्शन मैच आ सकता है, कि आपने एक्शन को मैच करना है। अब ये चीज़ें हर जगह पे होंगी, हर फिल्म के अंदर एक एक्शन मैच किया होगा, 2 कट्स के अंदर एक्शन, ऐसी अगला शॉट ऐसे पॉइंट पर लगाना जिससे वो पुराने शॉट के साथ लिंक्ड फील हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन मैच। ठीक है, फिर अगर एक्शन मैच नहीं होगा तो जंप कट होगा। ये दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ तो होगी ना यार,
ऐसा तो नहीं होता कि हम बच्चे कहते हैं सर हमें एडिट में कुछ नहीं मिला। अब लेट सपोज देखो एक्शन मैच या जंप कट में से कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, ठीक है, वरना तो 2 कट्स लग ही नहीं सकते, वरना तो होगा ये। इसका मतलब ये है कि पूरा आपके सामने जो पूरा फिल्म दी गई वो एक कट में थी, सिंगल कट ही, सही है। अच्छा, इसके अलावा फिर आता है हमारे पास पैरेलल एडिटिंग, यानी कि 2 सीन्स को एक साथ काटना कि वो एक टाइम पर होने वाले फील क्रिएट करें। पैरेलल एडिटिंग, ये भी नैरेटिव के साथ लिंक्ड है, ठीक है। इसके अलावा इंसर्ट ऐड ऑन करना। लेट सपोज मैं अपने फ़ोन से खेल रहा हूँ, आपने मास्टर दिखाया और उस पर कट दिखाया, इंसर्ट पे इंसर्ट कट दिखाया कि मैं अपने फ़ोन के साथ खेल रहा था, ठीक है। फिर शॉट, रिवर्स शॉट, एक शॉट के बाद दूसरे शॉट के बाद वापस लेके आना उसके पास, ये भी कटिंग में आता है। शॉट दिखाया, फिर रिवर्स शॉट दिखाया, फिर आई लाइन मैच, ऐसा कट बनाना कि दूसरे कैरेक्टर की आई लाइन दूसरे से मैच कर रही हूँ। मैं इसकी एक ट्यूटोरियल्स वगैरह भी आपसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। फिर आपकी ट्रांजिशंस आ जाती हैं, लाइक डिसॉल्व, ठीक है, फेड इन एंड आउट, फेड इन और आउट होना, ठीक है, वाइप हो जाना चीज़ का, तुम लोगों को पता होगा सब कुछ तो। अच्छा, इसके अलावा लॉन्ग टेक, शॉर्ट टेक भी हो सकती है। शॉर्ट टेक यानी कि शॉर्ट कट्स हो गए, या एक कट जैसे मोनोलॉग होता है वो लॉन्ग टेक में आता है, एक कैरेक्टर पूरी बातें कर रहा है, जब तक उसकी बात ख़त्म नहीं होगी एक लॉन्ग कट नहीं लगेगा, सही है। स्लोमो हो गया, ये भी एडिटिंग के थ्रू होता है, फ्रेम रेट को खेल के, ठीक है। कभी अच्छा, विजुअल इफेक्ट्स में क्या आता है, विजुअल इफेक्ट्स में आपके विजुअल इफेक्ट्स ऐड ऑन किए, फायरिंग का साउंड इफेक्ट डाला, CGI, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। लेट्स सपोज कोई एक ऐसा इमेज क्रिएट करना जो कंप्यूटर के थ्रू होता है। लेट्स सपोज के जैसे मोशन ग्राफिक्स होते हैं, मोशन ग्राफिक्स में CGI आ जाता है, सही है, कि एक कैरेक्टर यानी कि लेट्स सपोज अगर आप मैं जियो की एग्जांपल दूँ, जियो के अंदर मिस्टर जीम का जो कैरेक्टर है जो वो मूव हो रहा होता है तो एक्चुअली वो CGI के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो भाई ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस कह लें, एक शॉर्ट सा रिविजन फॉर द टेक्सचर एनालिसिस। आई होप थिंग्स आर फाइन टिल नाउ, समझ में आ गया होगा।